हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीजीएल मेंस एग्जाम 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स का सेक्शन हम सॉल्व करेंगे और जो पेपर है वो 6 मार्च को लिया गया था। ठीक है, आपको पता है कि सीजीएल टीयर 2 का जो पेपर है वो टोटल 4 दिनों तक चला था, 2 तारीख को, 3 तारीख को, फिर 6 और 7 मार्च को। ठीक है, तो इसमें से मैंने 2 और 3 मार्च वाला पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये तीसरा पेपर है 6 मार्च का, इसके बाद एक और पेपर रह जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बाइलिंगुअल है और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी अगर आप नए हो हमारे चैनल पे बेसिकली, तो आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई डाउट है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। एनके मैथ्स आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, और वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए और जो भी बातें होंगी वहां पे आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी इसके पहले के दोनों शिफ्ट का सोल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। इसके अलावा मैंने सीजीएल जो टीयर 1 था वो भी लगभग चैप्टर वाइज मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 और प्लस 30, राइट। 90 प्लस 30 मीन्स 120। अब आपको ये भी फॉर्मूला पता होगा, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बनेगा साइन और 30 डिग्री। लेकिन ये ध्यान रखिए कि cos जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस हो रहा है ना, देखो इसमें ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, this one is 180 and this is 270 and again this is 2 pi और you can say 360 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 90 में जब हम कुछ भी प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो निगेटिव होता है, तो ये माइनस का साइन 30 आएगा। तो ये माइनस निगेटिव में एक ही ऑप्शन है, तो आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, बाकी तो पॉजिटिव ऑप्शन है, या फिर माइनस और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर है ये इनमें से किससे कटेगा? सबसे पहले लास्ट में 16 देख के आपको ये पता चल गया होगा कि ये इवन नंबर है, तो ये इन दोनों से तो नहीं कटेगा। इवन यानी कि ये सम संख्या है, तो ये जो दोनों विषम संख्याएं हैं इनसे नहीं कटेगा। अब बचता है 8 या फिर 16। तो 8 से पहले चेक कर लो कटता है कि नहीं, या बेटर होगा कि हम 16 से ही चेक कर लें कटता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 16 से नहीं कटा तो 8 तो आंसर होगा ही, लेकिन अगर हम 8 से चेक करते हैं तो 8 से कटने का मतलब ये है कि हो सकता है वो 16 से भी कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो हम 16 से चेक करेंगे। 16 से चेक करने का तरीका क्या है, आपको लास्ट का 4 डिजिट चेक करना पड़ेगा 16 से कट रहा है कि नहीं। तो ये 16 से चेक करोगे आप तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 10 और 1, 16 छक्के 96, 5 और 6, 16 से नहीं कटा यानी कि ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्राइपिज्म इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो लेट से ये ट्राइपिज्म है यानी कि समलंब, तो इसमें जो पैरेलल साइड्स होते हैं ए बी सी डी, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स हैं, इनका डिफरेंस दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स इज 60 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट हो गया ये हो गया 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजम इज 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दे दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ। देखो सबसे पहले तो डिफरेंस चूंकि 12 दे रखा है यहां पर, तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं ऑप्शन में कि कहां कहां 12 बन रहा है, और आई थिंक सब में ये 12 भी बन रहा है, तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट आप एरिया का फॉर्मूला लगा लो, यानी कि मान लो ये अगर x है तो ये जो बड़ा वाला साइड होगा ये x प्लस 12 होगा, उससे 12 ज्यादा होगा तभी डिफरेंस इतना बनेगा। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा लो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 2x और प्लस का 12 और इंटू का हाइट 60। ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है 13 और 80। बस इसको काट पीट लो, आप देखोगे कि इसमें 2 कॉमन है तो इस 2 से ये कट जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा, और फिर 6 से भी इसको काट लो तो ये 6 से कटेगा, 6 दूना 12 और 6 तियां 18। तो x का जो मान आ गया, देखो यहाँ x प्लस 1 बचा और इधर 23 है, तो x का मान आ गया 22। 22 नहीं आना चाहिए था ना। अच्छा, दो ये देखो 12 है तो ये 6 बचेगा ना, 2 हमने कॉमन लिया था, तो 6 23 में से 6 माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 17।
ठीक है, तो एक भुजा 17 है तो अगला 29 होगा, 12 ज्यादा होगा ऑप्शन सी। और वैसे भी 17 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या दिया गया है दोस्तों, फाइंड द अमाउंट इंटेग्रल वैल्यू ओनली, यानी कि आपको बस पूर्णांक वैल्यू लेना है। इफ अ सम ऑफ रेट दिस इज बीइंग बोरोड एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के केस में होता क्या है दोस्तों, रेट जो होता है वो हाफ हो जाता है और टाइम डबल होता है। ठीक है, रेट हाफ क्यों होता है, बेसिकली जब 12 महीने में या फिर एक साल में हम 10% का ब्याज ले रहे हैं तो आधे महीने में कितना लेंगे, 5% का ही लेंगे। ठीक है, अब आप ये मत पूछना कि टाइम कैसे डबल हो जाता है। देखो ये 2 साल के लिए हमने उधार लिया है, लेकिन ये कह रहा है कि आप आधे आधे महीने पे काउंट करो। तो 2 साल में आधे आधे महीने कितने बनेंगे, 4 बार बन जाएंगे ना। एक साल में 2 बार आधा आधा महीना और फिर अगले साल 2 बार आधा आधा महीना, बेसिकली 6-6 महीने का ये गैप होगा, तो टाइम 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है कि इसकी सीआई क्या बनेगी। मिश्रधन पूछ रहा है हालांकि यहां पर, तो सीआई और प्लस प्रिंसिपल बेसिकली मींस मिश्रधन यही होता है। तो सीआई प्लस प्रिंसिपल, देखो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो तो वही ज्यादा इजी लगता है मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चूंकि ये ऐसे लिख दिया है तो हमें इसको सॉल्व कर लेना चाहिए दूसरे तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आप कोई सा भी तरीका लगाओगे तो आपको कैलकुलेशन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव है ही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगर 5% का 4 सालों के लिए सीआई आप निकालते हो तो कितना होगा। 5% का अगर 2 साल के लिए निकालना है तो परसेंटेज में अगर आप सीआई निकालना चाहते हो, जब आपको आर जो हो वो आर परसेंट में मान के चल रहा हूं, तो ये 2r और प्लस आर स्क्वायर बाई 100 ये परसेंटेज बनता है। तो आप इसको अगर 5% को 2 बार निकालो जैसे, ठीक है, 5% को 2 बार अगर आप निकालते हो, 5% को कंबाइन करोगे तो 5 और 5 10 और 0.5 का स्क्वायर 25। अब इसको 2 बार निकाल लो तो 4 बार हो जाएगा ना, 4 साल के लिए निकालना है। इसको 2 बार निकालोगे तो इसका डबल आएगा 21 और प्लस इसका स्क्वायर, तो इसको मैं 10 ही मान के चलता हूं, 100/100 एक आएगा लगभग, यानी कि ये लगभग 22% बनेगा आपका। तो 22% अगर सीआई ही 22% है दोस्तों, तो अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल और प्लस सीआई। प्रिंसिपल परसेंटेज में 100% होता है, इसमें सीआई ऐड करोगे तो 122% लगभग आपका बनेगा सीआई। ठीक है, सॉरी अमाउंट। तो अब अमाउंट निकाल लो, अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल यानी कि 6500 का 122%, तो 122% से 100 गायब कर दो। इसको 2 से पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 130 बनेगा और ये 122 का अब आधा हो जाएगा तो कितना होगा, 6 और 1। तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा और 13 एकम 13 का 3 और 13 छके 78 और 1 79। तो ये 79 और 30 लगभग ऑप्शन डी के बराबर है। ठीक है, 122%, चूंकि हमने थोड़ा ज्यादा ही ले लिया है तो इससे ऊपर नहीं जा सकता है आंसर, इससे नीचे ही आएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वृत्त के अंदर वर्ग बना हुआ है। मान लो अगर मैं यहां पर वृत्त बना दूं पहले, तो ये हो गया आपका सर्कल और इसके अंदर एक बना है स्क्वायर। ठीक है, ये इस टाइप से है, यही बोला है इसमें कि वृत्त के अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का परिमाप क्या हो गया। वृत्त की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो यहां से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये त्रिज्या होगा 5, और अब देखो चूंकि ये 5 है तो ये पूरा मैं मिला दूं तो ये भी 5 होगा और ये पूरा 10 बन जाएगा, जो कि विकर्ण बन जाएगा। इस वर्ग में विकर्ण यानी कि डायगोनल 10 बन गया। और अगर इसकी साइड ए होगी तो विकर्ण इसका क्या होता है, √2 इंटू ए, और ये यहां पे 10 दे रखा है तो ए का मान कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि ये हो गया 10 और बटा √2। लेकिन हमें क्या बताना है, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, तो ये हो गया 4 इंटू 10 बाई √2। और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 और ऊपर √2 तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 से मैंने ऊपर और नीचे यहां मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये 20 और √2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं यहां पर, नेक्स्ट जो स्लाइड है आपको इसमें क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है। एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें मैथ्स आती है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार की। तो अगर आपने नहीं इन सबको देखा है तो जरूर से इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इनमें जो क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, सोल्यूशन दिखाए गए हैं, उन्हें देखिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रेट x इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ये कह रहा है कि जो अमाउंट बनेगा ना, अमाउंट वो 2/5 हो जाता है, ठीक है। 5 वर्षों में कोई राशि है पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। यार साधारण ब्याज यहां पे लिखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, यानी कि प्रिंसिपल मान के चलो आपका 5 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा यहां पर, सिंपल इंटरेस्ट ये होगा प्रिंसिपल का यानी 5 का कितना भाई, 2/5 यही होगा। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये 2 होगा। तो रेट आपको बताना है। रेट कैसे निकालते हैं, एस आई इंटू 100 और बाई पी इंटू टी। तो आप एस आई लिख लो 2 मिला और इंटू का 100 और बाई प्रिंसिपल 5 है यहां पर, और इंटू का टाइम कितने सालों में हुआ है भाई, 5 वर्षों में। तो 5 5 पचे 25 चौके 100, तो 4 दूना 8%, यानी कि ऑप्शन डी। अभी तक इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं, इन ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, और ये कह रहा है कि ए बी 12 है और एक एंगल 60 डिग्री है, तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बीसी। चलो मान लो मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं, राइट एंगल ट्रायंगल, लेट से दिस वन इज द ट्रायंगल। इसमें आपको ये कह रहा है कि बी पे राइट एंगल है, और ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और एंगल जो ए पे है ये 60 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब ए बी आपको 12 दे रखा है, ठीक है, और बीसी की लेंथ आपसे पूछ रहा है ये। अब आपको ये बात पता है कि 30 के सामने अगर 12 है तो 60 के सामने क्या होता है, उसका रूट 3 टाइम्स। आपने अगर यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो ये चीज जरूर पढ़ा होगा, 30, 60 और 90 का कॉम्बिनेशन जो होता है, 30 के सामने जो भी एंगल बनता है 30 के सामने जो भी साइड होता है उसका 3 टाइम्स बनता है 60 के सामने। तो ये 12√3 आएगा, और इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सलोनी इन 4 पेपर्स इज 51। 4 अलग अलग पेपर में जो एवरेज उसका बनता है ओवरऑल वो 51 मार्क्स, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि चारों में उसने 51 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब ये कह रहा है एंड इन द 5th पेपर सी गॉट 56 मार्क्स, तो नया एवरेज बताना है पूरे 5 पेपर का। देखो 51 से यहां पर 5 ज्यादा लेकर के आ गई, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है ना, ये पूरे अब पांचों पेपर में बंटेगा बराबर बराबर। तो बराबर बराबर बंटेगा तो एक एक सबको मिल जाएगा। तो पहले से एवरेज 51 था, अब एक बढ़ जाएगा और 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ये इजी तरीका होगा और आपको भी पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सीजीएल, देखो सीजीएल जो मेंस है, मेंस का तो जो पेपर सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 ही पेपर हुआ है। तो उसके बाद आप कौन सा पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो या किस टाइप के वीडियो मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना किस टाइप के वीडियो आप चाहते हो, ठीक है। तो अगले सवाल पर आ चुके हैं हम। ये कह रहा है कि रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बाय बाइसिकल, 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर बाय कार, एंड अनदर 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट। अब ये आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है पूरी जर्नी का। एवरेज स्पीड क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना टाइम लिया गया। टोटल डिस्टेंस कैसे लिखोगे आप, पहली बार 45 चला गया, फिर 80 चला गया और फिर 6, तो ये 45 और 5 अगर जोड़े तो 50, 8, 5, 13, 131 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, राइट, सही है। और नीचे आप लिखोगे टाइम, तो देखोगे 45 किलोमीटर 15 की रफ्तार से चला तो 15 या 45, 3 घंटे यहां लग गए। फिर 80 किलोमीटर 40 की रफ्तार से चला तो 40 दूना 80, 2 घंटे यहां लग गए। और फिर 6 किलोमीटर 2 की रफ्तार से चला तो 2 तिया 6, 3 घंटे यहां लग गए। तो ये आ गया 131 बटा 3, 3, 6 और 2 8। 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करोगे 8 एक बार में, फिर 8 5 बचेगा 5 और 1, तो 8 छक्के 48। तो 16 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी। 16 से स्टार्ट तो एक ही ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पिरामिड हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस, यानी कि पिरामिड में जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये पिरामिड हो गया मान लो इस टाइप का, बेसिकली ये लाइन भी सीधी होनी चाहिए।
अब देखो इसमें ये कह रहा है कि जिसकी हर एक साइड जो है वो 8 है, तो इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो 8 8 हो गई। और इसका जो तिरछा कोण है, तिरछा कोर यानी कि स्लांट एज जो है वो 24 है। ठीक है, स्लांट एज 24 है। तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो पिरामिड में जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है बेस का एरिया। बेस का एरिया तो इसका हो जाएगा आपका √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, 64 में लिख देता हूं, ये बेस का एरिया हो गया। और प्लस होता है आपका पाई आर यहां पर ना लिखो तो बेटर होगा, आप लिखोगे सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ और इनटू का स्लांट एज जो कि आपको यहां 24 दे रखा है। तो सेमी पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे? बेस का आपको पता है इसका पेरीमीटर 3a होगा, तो 3a का आधा हो जाएगा 8 या 24 का आधा 12 और गुणा में हो जाएगा स्लांट एज आपका 24। तो ये 4 से काटोगे आप तो ये आ जाएगा 16 चौके 64। तो 16 कॉमन भी इसमें से ले सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। 16√3 ऐसे ही रहने दो यार। ये एक मिनट रुक, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया इसीलिए आंसर मिसमैच हो गया, क्योंकि स्लांट यहाँ पे हाइट यूज करना है हमें, स्लांट एज नहीं। स्लांट हाइट अब हमें निकालना पड़ेगा। ये जो तिरछा है ये स्लांट एज है, स्लांट हाइट जो बीचों बीच यहां से गिरेगा लाइक एच। तो एच कैसे निकालोगे आप? तो आप देखोगे कि यहां से अगर मैं इसको मिला देता हूं, इसको मिला लूं या इसको मिला लूं, तो एच जो अपना निकलेगा यहां से, देखो आपने, मैं ऐसे इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करता हूं जिससे कि आप बात को समझ पाओ। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम की जरूरत है। देखो मान लो मैंने यहां पे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस टाइप से, और यहां से मैंने ये पिरामिड बना दिया इस टाइप से। और इसमें जो हाइट बनेगा ना आप ना, देखो हाइट बनेगा ठीक बीचों बीच यानी कि यहां पे लगभग। और अगर मैं मान लो इसको इससे अटैच करता हूं, यहां से मिलाता हूं और ये लाइन एक ड्रॉ करता हूं जो कि तिरछा लाइन होगा और यहां पे 90 डिग्री का बनेगा। तो जो तिरछा वाला है वो तो आपको पता है कि ये तिरछा वाला है 24, ठीक है। और ये भी पता है आपका कि ये जो होगा ये इसके साइड का आधा होगा यानी कि 4। तो ये जो अब हाइट बच रही है ना हमारी ग्रीन वाली, उसे निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा? 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है आपका कितना? 576 और माइनस का 16, तो ये बन जाएगा आपका 560। 560 को आप लिख सकते हो, देखो ये 4 से तो कटता नजर आ रहा है, 16 से कटेगा, 16 तिया 48, ठीक है, और 16 पच्चे 80, तो ये 16 गुणा में 35 है। इसका मतलब कि ये 4√35 बन गया, ठीक है। तो अब यहां पे आप यूज करोगे 1/2 इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका 24 है, और इंटू का स्लांट हाइट जो कि आ गया 4 और इंटू का √35। अब काट पीट लो, ये 4 से 16 चौके 64, तो ये 16√3 आ गया, और प्लस 2 से 2 दुना 4, 24 दुना 48 और √35। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आया नहीं, आ जाएगा लेकिन। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे आपको क्या बोला गया है दोस्तों? ये कह रहा है कि द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज L। PQR एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, मान लो ये मैंने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल एक, ठीक है। इसमें सेंट्रोइड आपको दे रखा है, ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया, सेंट्रोइड जो है वो L है, ठीक है। सेंट्रोइड आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड होता क्या है। बेसिकली सेंट्रोइड जो जहां पे मेडियंस एक दूसरे को काटते हैं वो सेंट्रोइड होता है, ठीक है, यानी कि माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं। तो ये L हो गया आपका, और सेंट्रोइड इसको 2:1 में भी डिवाइड करता है, तो इसको 2:1 आप मान लो। अब आपको PQ जो दिया है वो 6 दे रखा है, PQ कितना है? 6। तो PL आपसे पूछ रहा है, PL यानी कि ये 2 की लेंथ पूछ रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ कि अगर आपको PQ 6 दे दिया, ठीक है, तो पहले तो आपसे ये मान लो इसमें सेंट्रोइड है, तो इसको मैं S मान लेता हूं, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि PS क्या होगा। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है वही हाइट होता है, तो PS के लिए हम हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे यहां पर, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 और इंटू का साइड 6 है, तो ये 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, ये 3√3 आ गया, ठीक है, 3√3।
अब यहां से आप देखोगे कि जो हमने ये चीज माना है पीएस, ये पूरा 2 और 1 3 यूनिट बन रहा है, लेकिन सवाल में ये पीएस कितना आ रहा है, 3√3 आ रहा है। तो 3 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 की वैल्यू √3 और हमें 2 की वैल्यू बतानी है तो 2 की वैल्यू 2√3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएं, आप यहाँ पाइथागोरस भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 9 हो जाएगा, तो वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर ये लगा सकते हो जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट होता है। 6 साल पहले ये रेशियो कितना था, 7 और 5 का, ये ए है ये बी है। ठीक है, 6 साल पहले की बात है। और 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 11 और 9 का हो जाएगा। तो टोटल कितने साल का गैप आ गया, 6 साल पहले 4 साल बाद 10 साल का गैप आ गया, तो यहां हमने 10 रख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, 11 × 5 = 55 और 7 में 63, तो 5 और 3 8 का गैप आ गया। और यहां पे आ जाएगा 9 में से 11 जाएगा 2 और इंटू का ये 10 यानी कि 20। 8 की वैल्यू अगर इतनी है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अच्छा, 2 की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आज का हमें निकालना है। तो आज निकालने के लिए हम 4 का वैल्यू निकाल देते हैं कि 4 का मान कितना होगा भाई, क्यों। ठीक है, 4 वर्ष बाद वाला हम निकाल लेते हैं, या ये 7 की वैल्यू निकाल लो। 7 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये चूंकि 2.5 गुना हो रहा है तो ये भी 2.5 गुना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35, 17.5 साल होगा। और 17.5 साल कब था भाई, 6 साल पहले, तो 6 इसमें जोड़ दोगे 23.5 साल हो जाएगा। ये 6 साल पहले का केस है, तो आज का केस अगर निकालोगे तो 17.5 साल में क्या होगा, 6 साल बढ़ जाएगा, यानी कि ये 23.5 साल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बहुलक पूछा है, यानी कि मोड। मोड आपको पता होता है दोस्तों कि मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। इसमें जो सबसे ज्यादा बार कौन सा इसमें गिवन है, देखो 13 कितनी बार चलो ऑप्शन से चेक कर लो, 27 कितनी बार गिवन है बताओ। 27 यहाँ पर 1 2 और 3 बार ये गिवन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 28 की, 28 कितनी बार गिवन है, ये तो एक ही बार गिवन है। ठीक है, 30 की बात करूं, 30 कितनी बार है, 30 भी यहां पर एक ही बार है। ठीक है, 31 की बात करूं तो 31 इसमें है ही नहीं, तो ये तो गया भाई, जो सबसे ज्यादा बार आया है वो हो गया मोड, बहुलक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की मैं बात करूं तो यहां पे आपसे कह रहा है कि ए और बी जो है वो एक काम को एक साथ 48 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है वो 4 गुना एफिशिएंट है बी से। अब ये कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे अगर बी अकेले उस काम को करे, यही बात है। तो देखो ए और बी दोनों भाई अगर काम करेंगे तो 48 दिन लग जाएंगे। लेकिन इसमें यह भी कह रहा है कि अगर एफिशिएंसी की बात करो आप ए के लिए और बी के लिए, तो ए जो है वो बी से 4 गुना अधिक एफिशिएंट। देखिए अब यहाँ पे जैसे मान लो बी अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। तो यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा, आप देखोगे कि दोनों मिलके अगर 48 दिनों तक 5-5 यूनिट काम करेंगे तो टोटल 48 गुणा में 5 यूनिट का काम हो जाएगा। और यही काम अगर बी करे और डेली 1 यूनिट का ही काम करे तो टाइम कितना लग जाएगा इसे, टोटल वर्क तो ये है, मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 5 = 40, 5 चौके 20 और 4 24, 240/1 जो कि 240 ही रह जाएगा। ठीक है, टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, यानी कि उसके सॉल्व हो जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसका अपोजिट ले लो, यानी कि इनसे नहीं सॉल्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7 में से 3 बार अगर सॉल्व कर देता है तो 4 बार नहीं सॉल्व कर रहा होगा। वैसे ही इनका क्या केस बनता है, देखो 9 में से 5 बार सॉल्व कर देता है तो 4 बार 9 में से नहीं सॉल्व कर रहा होगा। 5 में से 1 बार सॉल्व कर देता है तो 4 बार ये भी नहीं सॉल्व कर रहा होगा, और नीचे 5 आ गया, कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो ये 4 का क्यूब हो गया 64, और नीचे तो 315 ही आएगा क्योंकि ये सभी ऑप्शन में अवेलेबल है 315। ठीक है, अच्छा हाँ, ये हल होने की प्रायिकता बतानी थी तो इसको माइनस कर लो फिर आप, क्योंकि ये हमने नहीं वाला निकाला है, इसमें से इसको माइनस कर लो। 15 में से 4 जाएगा तो कितना, 5 में से 4 गया 1, लास्ट में 1 बचेगा, ऑप्शन डी में है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको माइनस कर लो क्योंकि ये सॉल्व होने की नहीं होने की प्रायिकता है। ठीक है, और क्वेश्चन में समस्या सॉल्व होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो माइनस कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नमूना आंकड़ों का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, बहुलक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा
पहले ये बहुत बार वैसे रेलवे में आ चुका है। फॉर्मूला क्या है आपका, जो मोड होता है यानी कि बहुलक, ये होता है 3 इंटू मीडियन और -2 इंटू मीन। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, बहुलक इक्वल टू 3 गुणा में माध्य, माध्य में बोल रहा हूं माध्यिका, ठीक है, माध्यिका और -2 गुणा में माध्य। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप यहां 3 और गुणा में माध्यिका रखोगे 48 और -2 गुणा में माध्य रखोगे 60। तो ये 8 तियां 24 और 4 तियां 12 और 2 14 और ये 60 दूना 120, तो ये आ जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसको फॉर्मूला याद होगा वही सॉल्व कर पाया होगा इसको, अन्यथा नहीं। बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, ऊंचाई इतना है, तो आयतन, बेलन का आयतन बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें पाई हर एक ऑप्शन में गिवन है, तो आर स्क्वायर और एच निकालना रह गया हमारे लिए। एच भी आपको दिया हुआ है 14, अब बस आर स्क्वायर निकालना बाकी रह गया, तो यहां से आर निकाल लो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच, और ये 126 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा 63, और एच के जगह पे आपको 14 दिया है, तो आर का मान आएगा यहां पर 63/14, यानी कि 9 सत्ते 63 और 2 सत्ते 14, 9/2। तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 7/2 आ जाएगा। 81 सत्ते 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56/2। तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 28 दूना 56 और 3 दूना 6, 1/2 आएगा, 283 और 1/2, यानी कि ये आ गया ऑप्शन डी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। अगला सवाल है अपने पास, देखिए ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the system of equations this and this have no solution। नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, देखो अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के, ठीक है, तीसरा बराबर नहीं हो तो यहां पर कोई हल नहीं होता है। तो आप देख लो a1 क्या हो गया 18/a2, x का कोफिशियंट यहां 7 है, और b1 यानी कि माइनस में 72, और यहां है b2 माइनस में m, बस इतना का ही जरूरत है, अगला तो बराबर ही नहीं है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 18 चौके 72, तो m की वैल्यू 7 चौके 28 आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सरल कैसे करोगे भाई, 225 का 15 हो गया, 15 इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 169, इसका 13 आ गया, 13 इसमें ऐड करोगे तो ये 121 हो गया, इसका 11 आ जाएगा, 11 इसमें ऐड करोगे तो ये 36 होगा, और 36 का 6 आ गया, ठीक है। तो 10 और 6 16 का कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, पहले 4 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 चौके 76 और 25 चौके 100, यानी कि 77 बनेगा, और इंटू का 4, ये है तो 7 चौके 28 का 8, 7 चौके 28 और 2 30, इसमें 16 ऐड करोगे तो 8 और 6 14, ये 324 बन गया, और 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, ठीक है। तो ये आ गया 2 दूना 4 और 9 दूना 18, यानी कि ऑप्शन सी। 19 का क्या हो गया अपने पास दोस्तों, सी हो गया, ठीक है। 19 के बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, इसमें कह रहा है कि 80 लीटर दूध के विलयन में 60% दूध है, विलयन को 80% दूध वाला बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। जो नहीं मिलाया जा रहा है उसका रेशियो ले लो, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू कांस्टेंट हो, जो चेंज नहीं हो रहा है उसका रेशियो आपको ले लेना है। पहले से ये 80 है, और क्या नहीं मिलाया जा रहा है, मिल्क मिलाने की बात कर रहा है, तो नहीं मिलाया जा रहा है वो पानी है, तो पानी का रेशियो ले लो। पहले 60% मिल्क था तो 40% वाटर रहा होगा, सेकेंड केस में अगर 80% मिल्क है तो 20% वाटर रहा होगा। अब 20 से 20 दूना 40, 80 दूना 160 हो गया, तो 80 दूना 160, ठीक है। तो ये जो वैल्यू पहले 80 थी वो अब 160 हो गया, तो कितना प्लस हो गया भाई, 80 प्लस हो गया, यानी कि 80 लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 का हो गया बी। आगे आ जाते हैं 21, ये कह रहा है अपने पास मिसेस दीपा हैं, ये 30% सेव करती हैं अपनी सैलरी का, अगर 42,000 रुपए पर मंथ सैलरी है इनका, तो मंथली खर्च कितना हो गया। देखो 42,000 जो रुपए हैं दोस्तों, अच्छा है, लेकिन इसमें 30% इनकी सेविंग होती है, यानी कि 70% खर्च होता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 7 दूना 14, लास्ट में 4 और 2 जीरो ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, 2 जीरो के बाद 4, यूनिट डिजिट मैच कर लो आप, ठीक है। 21 के बाद अगर 22 की बात करूं, इसका आपसे इक्विवेलेंट डिस्टेंस इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा गया है, तो ये होमवर्क हो गया, आंसर कैसे करना है, हैशटैग
एनके मैथ्स, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं देना है, फिर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 22 और इसका आंसर लिख देना है ABCD जो भी आपका बने, लेकिन इसी फॉर्मेट में आपको कमेंट करना है हमें। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज दिस। इंटीरियर एंगल का सम आपने पढ़ा होगा n इंटू इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, n इंटू सॉरी n इंटू हमने गलत लिख दिया, ये 180 होगा इंटू n-2, ठीक है। ये होता है आंतरिक कोणों का योगफल, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया है, ये दिया है 2700 के बराबर, ठीक है ना। अब ये अगर 2700 के बराबर दिया हुआ है तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा कि n का मान क्या होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है ये होता है n इंटू n-3, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से पहले n निकालो कितना होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 से अगर मैं काटने की कोशिश करूं 9 तियां 27, तो 15 बार में कट जाएगा 18, और 18 पच्चे 90, 9 8 17, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 17, यहां पे रख लो, ये हो गया 17, और 17 में से 3 गया 14 बटा 2, 2 सत्ते 14 और 17 सत्ते 119। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है आपसे कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 50% एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। पहले 50% ज्यादा उसने मार्क कर दिया, फिर 20% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावे देखो और क्या करता है वो, इसके अलावे वो जो यूज करता है बैलेंस, वो फॉल्टी बैलेंस है, और उसमें वो कैसे डील करता है, 1 kg फॉर 900 ग्राम, यानी कि 900 ग्राम देता है लेकिन दिखाता है रीड कितना करता है 1 kg। अब आपसे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इसका बता दो आप नियरेस्ट टू इंटीजर। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि पहले 50% बढ़ा के और 20% कम करना, यहां से उसका प्रॉफिट कितना निकल रहा है। तो आप बोलोगे भाई पहला प्रॉफिट तो हो गया 50 बढ़ाया, माइनस किया 20, और फिर माइनस 50 दूना 100, यानी कि ये 1000 आ गया, 5 दूना 10 और बाई 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 20%, तो यहां उसको प्रॉफिट मिल गया। नेक्स्ट प्रॉफिट यहां पे मिल रहा है, ठीक है, 900 देता है लेकिन दिखाता है 1 केजी, तो फायदा हो गया यहां से 100 ग्राम का, ठीक है, 100 ग्राम का फायदा हो गया 900 पे, यानी कि यहां से 1/9 का फायदा हो गया, और ये 20% का मतलब 1/5 का फायदा। दोनों को कंबाइन कर लो, 9 से ये 1 बढ़ जाएगा तो 9 से 10 बनेगा, और यहां 5 से 1 बढ़ेगा तो ये 5 से 6 हो जाएगा। तो ये 5 दूना 10, और ये 2 तिया 6, और ये 3 तिया 9, यानी कि ये अगर 3 है तो ये 4 है। तो 3 से 4 होने का मतलब 1 बढ़ा 3 पे और इंटू का 100, तो 1 बटा 3 होता है 33.33%, तो ये लगभग 33% हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि 4x² प्लस y² 40 है, x y 6 है, तो 2x और y की वैल्यू क्या होगी। पहले तो देख लो 6 कैसे आ सकता है, या तो 6 इंटू 1 से आ सकता है, या 3 इंटू 2 से आ सकता है। आप चेक कर लो, अगर 6 और 1 हम लेते हैं तो क्या ये वेरीफाइड हो पाएगा। तो अगर इसको 6 लोगे, 6 का स्क्वायर 36 चौके 144 ज्यादा हो गया, इसको 6 लेके और इसको 1 लेके चेक करो, इसको 6 लोगे तो 6 का स्क्वायर 36, और ये 4 एकम 4, ये बन जा रहा है 36 और 4 40 भी बन जा रहा है। तो हम यूज कर लेते हैं, देखो 6 और 1 को, पहले देखो y को 6 लेना है और x को 1 लेना है, इसमें ले लो, x को 1 लोगे तो ये 2 ही रह जाएगा, और ये 6 तो 8 बन जाएगा। ऑप्शन सी जो है 25 का वो सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है ये 3 और 2 पर भी फिट बैठ जाए, लेकिन आंसर वहां भी सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 26 की, तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो तो ये बनेगा 7, और इंटू ये 2 एकम 2 बन गया प्लस का, तो 2 और 1 3, यानी कि ये 21 आ गया। फिर मैं इसको केवल सॉल्व करता हूं, तो ये हो गया 3 2 5 और 9 माइनस का 14, और ये हो गया आपका देखो 3 और प्लस ये 6 और इंटू में माइनस का 14 हो गया, ठीक है, 9 3 12 2 14, तो ये हो गया 14 छके 84, 84 में से 3 गया तो 81 माइनस का और बटा आ गया। यार ये अलग आने लगा, लेट मी चेक। देखो गलती कहां पे हो रही है, गलती यहां पे हो रही है कि यहां पे डिवीजन का साइन है जो हमने ध्यान नहीं दिया। अगर ये डिवीजन का साइन है तो हमें ऐसे करना चाहिए कि यहां तक तो ये चीज ठीक था। देखिए जैसे इसको मैंने लिख दिया कि ये 9 3 12 और 2 माइनस का 14 है, और ये माइनस का 6 है, और इनके बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा हुआ है, और ये माइनस का 3 सही है, और ये डिवाइड था, तो पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना चाहिए, तो इसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 3, और ये माइनस, ये होगा माइनस का 6, और ये होगा माइनस का 14,
और डिवाइडेड बाय ये जो 21 आ रहा है ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 14 चौके 84 है, तो ये 21 चौके 84 कट जाएगा, तो ये 3 और माइनस का 4, यानी कि -1 अपना आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 27th। इसमें आपसे पूछा गया है भाई कि ए, बी और सी इस रेशियो में पूंजी लगाते हैं और लास्ट में उन्हें इस रेशियो में लाभ मिलता है, तो समय का अनुपात क्या होगा। आपको मैंने शायद पिछले वीडियो में या उससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो प्रॉफिट होता है ये किस रेशियो में मिलता है, ये मिलता है टाइम और इनटू का इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो ये प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो देखो पहले का प्रॉफिट है 2 और बटा इसका इन्वेस्टमेंट कितने का है 3, और दूसरे का प्रॉफिट है 3 और इसका इन्वेस्टमेंट है 4, अगले का प्रॉफिट है 5 और इन्वेस्टमेंट है 8। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, सबको एलसीएम है 4 तिया 12 दूना 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से कट जाएगा। देखो 8 तिया 24, तो 8 दूना 16 और 4 छके 24, तो 6 तिया 18, 16 और 18 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है पहले, तो यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यानी कि 27 का सी। अगर मैं 28 की बात करूं तो यहां पे ये आपसे बोला है दोस्तों 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है और कुल राशि 285 है, तो 25 और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर 25 पैसे और 5 रुपए। देखो सबसे पहले कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 5 और 5 रुपए का 1 है, तो इनका डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है, तो आंसर डेफिनेटली 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और 4 का मल्टीपल यहाँ पर ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो ये नहीं होगा। इनमें चेक करते हैं। चेक करने के लिए आप देखोगे कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई 5, तो 25 बचे 125, 1.25 रुपीज बन गया, ठीक है। अच्छा 4 जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, तो 5 चौके 20 यानी कि 2 रुपए। 3 जो है वो 2 रुपए के, तो 2 तिया 6 रुपए और 1 5 रुपए का, तो 5। टोटल कितना रुपया बन गया 6 5 11 और 1 12 और 2 14.25 रुपए बन गए। और सवाल में ये 285 है। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो लगेगा। 25 से काटूं तो 25 पचे 125 और 25 सते 175 और ये 25 चौका 100, ठीक है। अभी ये 19 से कट जाएगा, 19 5 से कट जाएगा क्या, 7 पचे 35 और 5 पचे 25 और 3, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 चौके 20 आ गया और डिफरेंस ये 4 था, तो 4 की वैल्यू 80। ये 4 कहां से आया, इनका डिफरेंस है देखो 5 का और 1 का, क्योंकि ये जो है ये 25 पैसे के सिक्के और ये है आपके 5 रुपए के सिक्के, तो दोनों का गैप 4 था। 1 यूनिट अगर 20 है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा अपने पास 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29th पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24√3 feet height, the angle of elevation of the top of an upright tower is 60 degree। ठीक है, सही बात है। If the foot of the pole was 60 feet away from the foot of the tower, ठीक है, पोल का जो फुट है वो टावर के फुट से 60 फीट की दूरी पर है, तो आपसे पूछ रहा है कि बता दो व्हाट टॉल वाज द टावर, टावर की हाइट जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, मान लो ये हो गया आपका पोल और ये हो गया टावर, ठीक है। अब इनके फीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, और क्या गिवन है यहाँ पे देखते हैं। पहले इसको मैं मिला दूं, और ऐसे केस में आपको पता है कि इसको भी हमें मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको दिया है कि फीट के बीच का डिस्टेंस था यहाँ पर 60, तो ये 60 है अगर, तो ये भी 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री हो गया। और आपको जो हाइट दे रखा है पोल का, ये पोल है छोटा वाला, ये दे रखा है 24√3, ठीक है, तो ये भी कितना हो गया 24√3। और ये पूरी हाइट पूछा गया है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर 24√3 में ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात तो आप समझ ही रहे हो कि ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री। 30 के सामने 60 है, तो 60 के सामने कितना होगा, अभी मैंने किसी क्वेश्चन में बोला था कि 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 30 के सामने वाले का √3 टाइम्स होता है, √3 गुना, तो 60 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60 √3 आ जाएगा। अब ये टोटल निकाल लो, ऐड कर लो, 60 और 24 कितना हो गया 84 और √3, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है, 29 का डी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज की लास्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, if the highest common factor यानी कि HCF of x and y is 15, then the HCF of
36x² माइनस 81y² एंड 81x² माइनस 9y² इज डिविजिबल बाई। ठीक है, अच्छा लगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैं आपको सीधे सीधे तौर पर बोलूंगा कि पहले आप इसका और इसका ही एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों से डिवाइड हो। इसमें क्या कॉमन हो सकता है? जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। कॉमन इसमें आप देखोगे कि 9 ले सकते हैं, यहां भी कॉमन 9 ले सकते हैं आप। तो दोनों में चूंकि 9 कॉमन है तो ओवरऑल इन दोनों टर्म्स में देखो, ये टर्म, ठीक है, और ये टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो गया? 9 कॉमन हो गया। तो ओवरऑल 9 कॉमन है, तो यही एचसीएफ बनेगा यहां पर इनके लिए। लेकिन चूंकि एक्स और वाई जो थे, एक्स और वाई, इनका जो एचसीएफ है वो 15 है। यानी कि एक्स ले लो या वाई ले लो, ये दोनों ही 15 से कटेगा, दोनों में 15 आना ही आना है। तो आप देखोगे कि जब एक्स में भी 15 है और वाई में भी एक बार 15 आता है, और यहां भी 15 और यहां भी 15 आएगा, तो एक 15 भी कॉमन होगा। या ओवरऑल आप ये बोलोगे कि इनका जो एचसीएफ आ रहा है वो भी 15 टाइम्स होगा। ठीक है, क्योंकि इन सब में एक्स और वाई लगा हुआ है, तो ये 15 में 135 होगा, इससे वो डिविजिबल होगा। हालांकि आप यहां पे एक चीज लगा सकते थे डायरेक्ट कि 15 से कटने वाला आंसर होगा, लेकिन दिक्कत क्या होता कि हर एक ऑप्शन यहां पर 15 से कट रहा है, तो वो ट्रिक नहीं चल पाती। तो सीधे सीधे हमने देख लिया कि इनमें कॉमन क्या है? 9 भाई, तो 9 टाइम 15 टाइम्स कर दो 9 को, 135 आ गया। या फिर इसको आप पूरा प्रोसेस से सॉल्व करते, इन दोनों का एचसीएफ निकालते, इनको फैक्टर इनका तोड़ते, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई करके इनमें से जो कॉमन निकलता वो निकलता। आपका 9 तो कॉमन होता है और फिर यहाँ पे कुछ बचता और यहाँ पे कुछ बचता। अब आप देखते कि जब 9 आया तो चूंकि एचसीएफ एक्स और वाई का 15 था, तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा। इनसे तो हमें मतलब होता नहीं, तो ऑप्शन सी वैसे भी आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।